हेलो दोस्तों, उम्मीद आप ठीक होंगे। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी। आपकी डेट शीट भी आ गई यूपी बोर्ड की। 18 फरवरी से आपके एग्जाम है बेटा, स्टार्ट है। और केमिस्ट्री का जो एग्जाम है वो आपको पता ही है कि 25 तारीख को है, जो कि एक दिन का समय दिया गया है। एक दिन में आप कितना रिवाइज कर सकते हो ये आप खूब जानते हो, इसलिए आपको अपना सिलेबस 10 फरवरी तक कंप्लीट करना है हर सब्जेक्ट का। जब एग्जाम होंगे तो वहां तो आप सिर्फ रिवाइज कर सकते हो। इसलिए बेटा बहुत मेहनत करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, डिटेल में चीज़ों को सीखें, ताकि अच्छे मार्क्स या अच्छा स्कोर आप कर सको। और अच्छे स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं है बोर्ड के अंदर, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लें बेटा। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस करा था वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था। डिटेल में सारी बात करी थी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, उसके हमने वेग समाकलित समीकरण पढ़ी। द्रव अवस्था में तो क्या आएगी, गैस अवस्था में तो क्या होगी। हमने उसके लक्षण भी पढ़े, उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे और ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करा था। मतलब जितना फर्स्ट ऑर्डर पर हो सकता था हमने वो सारी चीज आपको सिखाने की कोशिश करी। आज उसी लेक्चर के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट था, आज पार्ट सेकंड है बेटा जो हम डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। वो न्यूमेरिकल जो बोर्ड के अंदर आए हुए हैं उनकी बात करने वाले। कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स के लिए हम एक अलग लेक्चर बना लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए हमने कंपटीशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इसके अंदर, यानी कि जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर नहीं डाले। हमने ये सिर्फ इस लेक्चर के अंदर बोर्ड के न्यूमेरिकल से डाले, कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और याद रखना बेटा, ये जो लेक्चर है ना, ये जो लेक्चर है वो ये मान के चलो 100% यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। अगर आप चाहते हो कि 4 नंबर का न्यूमेरिकल मिस ना करो, अगर आप चाहते हो कि 4 नंबर का न्यूमेरिकल ना छूटे बोर्ड के अंदर, तो यहाँ जो आज का लेक्चर है ना बेटा, 100% आपके एग्जाम में यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, 100%। और इन्हीं में से कोई एक न्यूमेरिकल आएगा जो मैं आज कराने वाला हूं। इन्हीं में से बेटा 100% न्यूमेरिकल आने वाला है आज के लेक्चर से। तो अगर आप चाहते हो कि 4 नंबर आपके मिस ना हो, 4 नंबर आपके ना कटे, तो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से देख लेना और सीख लेना। लेकिन आज के लेक्चर को देखने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले का पता हो, यानी कि इससे पहला लेक्चर आपने अच्छे से पढ़ा हो। और वो जो पहला लेक्चर है उसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है बेटा, आप जाकर देख सकते हो वो भी लेक्चर। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम डिस्कस क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ये पार्ट हमारा सेकंड है बेटा, सेकंड पार्ट है हमारा, राइट। और क्या बात करेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है बेटा, पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, वो कहता है कि भाई सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की आधी मात्रा पूरी करने का समय अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड के अंदर आपसे कहेगा कि वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर, जिसमें अभिक्रिया का अर्धायु काल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब इस बात को हम सिद्ध करने वाले हैं। जब हम सिद्ध करेंगे बेटा तो हमारे पास कुछ फॉर्मूले बताओ, आपको पता होना चाहिए। वेग समीकरण का फॉर्मूला, वेग समीकरण जिसे समाकलित वेग समीकरण कहते हैं, वो हमारा निकल कर आया था बेटा, t बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 a नॉट अपॉन a। अब जो a नॉट है वो प्रारंभिक सांद्रता, इसको समझो बेटा। a नॉट क्या है हमारे पास, a नॉट है प्रारंभिक सांद्रता। और जो बेटा हमारे पास a है वो बची हुई सांद्रता है, बची हुई सांद्रता, राइट। अब इसी फॉर्मूले को, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है, इसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2.303 अपॉन के log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स। अब a क्या है, a है हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता। और जो x है बेटा वो t समय बाद बनने वाली सांद्रता है, t समय बाद बनने वाली सांद्रता, यानी कि उत्पाद की सांद्रता कह सकते हो। क्या कह सकते हो बेटा, उत्पाद की सांद्रता।
बनने वाली सांद्रता, सॉरी, बनने वाली सांद्रता। नॉर्मली आप बोल सकते हो बेटा उत्पाद की सांद्रता। और एक a माइनस एक्स क्या है, a माइनस एक्स बची हुई सांद्रता है, बची हुई सांद्रता है। इसको थोड़ा समझना बेटा, न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। अगर मैं पूरे वैल्यू लू a माइनस एक्स लू तो फिर a माइनस एक्स हमारी बची हुई सांद्रता होगी। और अगर मैं x लू बस ओनली तो t समय बाद बनने वाली सांद्रता है, जो उत्पाद की सांद्रता है वो कितनी बन रही है। और अगर ये कहूं a प्रारंभिक सांद्रता, और अगर ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो a नॉट हमारा होगा प्रारंभिक सांद्रता और a होगा हमारे पास बची हुई सांद्रता। तो चलिए देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है, इसको समझते हैं। ये कह रहा है भाई कि हमारे पास सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की आधी मात्रा पूरी करने का जो समय है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो सबसे पहले मैं हल में लिखूंगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया की वेग समीकरण से, प्रथम कोटि की वेग समीकरण से। और वेग समीकरण का फॉर्मूला दोनों में से जोन सा आपका दिल कर रहा हो वो लिख सकते हो। कौन सा लिखूं, चलिए मैं ये वाला लिख लेता हूं, दूसरा वाला। तो t बराबर होगा 2.303 अपॉन के log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। इसे समीकरण 1 कह देते हैं बेटा। अब ध्यान से देखो, a क्या है, प्रारंभिक सांद्रता। a क्या है बेटा, प्रारंभिक सांद्रता। मान लीजिए a से हमारा p बन रहा है, जब t बराबर 0 है तो इसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है और इसकी कितनी होगी 0। लेकिन जब t बराबर t हाफ हो गया, क्योंकि वो अर्धायु काल की बात कर रहा है, देखो आधी मात्रा पूरी करने का समय, वो कह रहे हैं कि जब आधी मात्रा पूरी हो गई, वो जो समय है, तो आधी मात्रा जब पूरी हो जाती है उस समय को ही तो हम अर्धायु काल कहते हैं। तो अगर इसकी आधी मात्रा पूरी हो गई तो बचेगी कितनी, आधी तो बचेगी बेटा। अगर आधी मात्रा पूरी, मतलब आधी मात्रा पूरी होने का मतलब है कि a कन्वर्ट हो गया आधा p में, तो p आधा बन गया। अब a था कितना, स्मॉल a, और जब ये आधा बन गया होगा तो बना कितना होगा, a/2 बना होगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं x मेरा बनने वाला p x ही तो होता है, तो x कितना बना, a/2। या मैं कहूं अगर बचा कितना, वो भी a/2। एक्स ए माइनस एक्स की जगह में क्या रख सकता हूं, ए माइनस एक्स क्या है, बची हुई सांद्रता। ए माइनस एक्स क्या है, बची हुई सांद्रता। कितना बच गया बेटा, जब ये आधा इसमें कन्वर्ट हो गया तो आधा बच गया ना, और एक आधा कितना होता है, a/2 होता है। तो मैं यहां ध्यान से देखो बेटा, यहां ध्यान से देखो बेटा, तो t तो हो गया हमारा, समझना बेटा अच्छे से, तब t तो हो गया हमारा t हाफ, t कितना हो गया, t हाफ। और a माइनस एक्स प्रारंभिक सांद्रता तो स्मॉल a ही रहेगी, लेकिन a माइनस एक्स मेरे पास कितना मिलेगा, a/2। बची हुई सांद्रता कितनी है, a/2। चाहे x की जगह a/2 रखो तब भी a/2 ही निकल कर आएगा, वो आपकी मर्जी। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखो, वैल्यू पुट करो तो t की जगह तो रखूंगा मैं t हाफ, और मुझे यही बताना है इसका जो अर्धायु काल है वो इस प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये प्रूफ करना। तो t की जगह t हाफ रखा 2.303 अपॉन के log बेस 10, log बेस 10 a अपॉन a/2। आप जानते हो 2 ऊपर चला जाएगा, और जब 2 पर जाएगा तो t हाफ बराबर होगा 2.303 अपॉन के log बेस 10 2a अपॉन a। बेटा a से a खत्म हो जाएगा। अब log बेस 10 2 की वैल्यू, ये वैल्यू आपको पता हो क्योंकि बहुत काम आएगी। log बेस 10 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3010। ये वैल्यू आपको पता है क्योंकि बहुत जगह काम आने वाली है। log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। जब मैं यहां, मेरे पास जो t हाफ है वो कितना बनेगा, 2.303 अपॉन के गुना log बेस 10 2 बचेगा, और log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। अब मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया था 0.3010 की गुना अगर 2.303 में करें तो 0.693 आता है। वैल्यू रट लो इसको क्योंकि यही आएगा बेटा, तो आपको फायदे में रहेगी चीजें।
ध्यान से देखो, तो मैं बोल सकता हूं टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। क्यों बेटा? क्योंकि जब मैंने इसकी और इसकी आपस में गुना करी तो ये गुना करने के बाद कितना आने वाला है 0.693। क्लियर है बात? अपॉन के, तो टी हाफ हमारा कितना आ गया बेटा 0.693 अपॉन के। अब मुझे बताइए ये टी हाफ और वेग स्थिरांक के बीच एक संबंध है जो आपके सामने है। अब मुझे बताइए क्या ये जो टी हाफ है वो केवल के पे तो डिपेंड कर रहा है, क्या किसी और वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा है? क्या नहीं कर रहा। तो क्या यहाँ पर कोई प्रारंभिक सांद्रता का सिंबल दिख रहा है आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो मैं बोल सकता हूं अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ये बात प्रूफ हो गई या नहीं हो गई? हम इससे कह सकते हैं जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। और एक और बात आपको पता होना चाहिए, अर्धायु काल और के बीच एक रिलेशन। कौन सी कोटि के लिए बेटा? प्रथम कोटि के लिए। तो टी हाफ बराबर होगा 0.693 अपॉन के। तो आप बोल सकते हो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल है वो वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आ गई होगी आपको, शायद न्यूमेरिकल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। मतलब 40 सेकंड बाद एक पदार्थ है उसकी सांद्रता आधी रह गई 40 सेकंड बाद। इसका मतलब ये जो समय दिया है वो अर्धायु काल दिया है, क्योंकि वो समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसे तो अर्धायु काल कहते हैं बेटा। यानी कि अर्धायु काल हमारा कितना दे दिया बेटा? 40 सेकंड दे दिया। वो पूछ क्या रहा है? अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, अर्धायु काल दिया है, वेग स्थिरांक पूछ रहा है, तो अभी रिलेशन निकाला है। तो दिया है टी हाफ 40 सेकंड इनवर्स, सॉरी 40 सेकंड, टी हाफ दे दिया हमें 40 सेकंड, राइट। पूछ क्या रहा है? वेग स्थिरांक पूछ रहा है। तो अब चूंकि हम सब जानते हैं भाई इस बात को, हाँ, कि जो वेग स्थिरांक होता है कि वो 0.693 अपॉन टी हाफ के। अरे सर हमने तो अभी पढ़ा है टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपॉन के। तो भाई यही तो है कि टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के। यही तो रिलेशन है बेटा। के को उधर ले जाओ तो टी हाफ को अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो के की निकालनी है ना। तो मैंने क्या करा बेटा, के को उधर ले गया तो टी हाफ इधर अपॉन में आ गया, एक्सचेंज कर दिया बस, इसलिए फॉर्मूला लिख लिया। अब वैल्यू पुट कर दो तो के बराबर होगा 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना है? 40। आप मुझे बताओ बेटा, पॉइंट हटेगा तो कितनी जीरो नीचे आएगी? ऊपर तो 693 बच गया, नीचे 4 गुना 10 की पावर 3, 3 जीरो तो नीचे आएगी बेटा। कितनी जीरो? 3 जीरो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि पॉइंट हटेगा 3 जीरो नीचे, और इन 3 जीरो को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3। खैर सॉरी, यहाँ पे 40 है बेटा, यहाँ पर 40 है, ध्यान समझते रहो। यहाँ पर क्या है? 40। अब मैं इस 40 को 40 ना बोलकर मैं बोलूंगा 4, तो 1 जीरो में इसके साथ और बढ़ा दूंगा, के बराबर 693 बटे 4 गुना 10 की पावर 4। अब 693 पे बेटा आप 4 का पहाड़ा पढ़ लो, बहुत आसान है। 4 कम 4, 2 उतार लिया 9, 7 चौक 28, 1 बच गया बेटा, उतार लिया 3, 4 तिया 12, बच गया 1 पॉइंट लगा, उतार लो 0, 4 दूनी 8, फिर 2, 4 पंजे 10, सॉरी 4 पंजे 20। तो कितना है हमारे पास? अगर मैं यहीं पे लिख रहा हूं बेटा तो के बराबर आया हमारे पास 1.0
सॉरी 172.25 और 10 की पावर अपॉन में है ना, ऊपर जाए कैसी हो जाएगी माइनस की, तो गुना 10 की पावर -4। ये आंसर आ गया। मात्रक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक जानते हो ना क्या होता है बेटा, सेकंड इनवर्स होता है। ये सेकंड इनवर्स, ये सेकंड इनवर्स 172.25 गुना 10 की पावर -4 सेकंड में। इस 2 पॉइंट को अगर इधर लेके आओगे, इधर लेके आओगे तो 10 की पावर, हाँ हमारे पास 2 कम हो जाएगी। कर लेना वो तो आप क्वेश्चन कर लो, क्लियर। आगे चलते हैं। कैलकुलेशन तो देखो आपको अपने हिसाब से ही करनी है, कैलकुलेशन तो अपने अकॉर्डिंग ही करनी है, जैसे भी आपको बेहतर लगे। हाँ अगर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हो आप। तो आगे चलते बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान। भाई वेग एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वेग स्थिरांक का मान दे दिया 5.5 गुना 10 की पावर -14 सेकंड इनवर्स। अच्छा, पाया गया अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना कीजिए। कितना आसान है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे दी, कौन सी कोटि की बेटा, प्रथम कोटि की, तो दिया है उसने टी हाफ दे दिया, सॉरी टी हाफ तो निकालना है, के दे दिया वेग स्थिरांक का मान, के दे दिया बेटा 5.5 गुना 10 की पावर -14 सेकंड इनवर्स, और हमसे पूछ क्या रहा है, वो टी हाफ पूछ रहा है अर्धायु काल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हम जानते हैं ना, चूंकि हम जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं कि भाई जो टी हाफ है वो बराबर होता है 0.693 अपॉन के। अब के की वैल्यू उसने दे दी 0.693 अपॉन के कितना है 5.5 गुना 10 की पावर -14 उधर ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस की 14 हो जाएगी, तो 0.693 अपॉन 5.5 गुना 10 की पावर +14। अब ये कैलकुलेशन खुद कर लेना बेटा, हो जाएगी कैलकुलेशन आपसे अच्छे से, खुद करना, अच्छे से आंसर निकाल लेना, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पर तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जबकि ये कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। मात्रक क्या आने वाला है बेटा, मात्रक आ जाएगा सेकंड, निकाल लेना आंसर। आगे चलते हैं, तो कमेंट करके उसका आंसर भी बता सकते हो कि आंसर क्या आया, ताकि मैं बता सकूं आपको कि सही आंसर क्या है आपने या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे, ये बात दिमाग में डाल लो, सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है, बोर्ड में यही से आएगा बेटा, बोर्ड में यहां से पूरे चांस है। अब कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हो वो आप पे डिपेंड है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल दे दिया 60 मिनट, मुझे बताना है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। 90% बताना है कितने समय में पूर्ण हो। अब इस तरह की जब 2 केस हो जाए, किस तरह के, वो हमारे साथ कहे कि भाई 10% अभिक्रिया 15 मिनट में पूरी होती है, समझो बात को, तो भाई 50% बताओ कितने समय में पूरी होगी। इस तरह के 2 केस, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, 75% तो 90 मिनट में पूरी हो रही है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बस नॉर्मल, तो कहेगा आपसे भाई 90% बताओ कितने समय पूरी होगी, यानी कि पहले परसेंटेज भी देगा समय भी देगा, दूसरे केस में परसेंटेज देगा समय पूछेगा। इस तरह के न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको वेग स्थिरांक की वैल्यू निकालनी है, पहले वाले केस से आपको क्या निकालना है बेटा, वेग स्थिरांक का मान निकालना है के का। और जब के का मान निकालोगे तो पूरी अभिक्रिया के दौरान के का मान तो कांस्टेंट होगा, पूरी अभिक्रिया के दौरान के का मान क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो जो के का मान यहां होगा वही के का मान यहां होगा। तो अगर आपको के का मान पता चल गया पहले केस से, तो दूसरे केस से आप टी का मान निकाल लोगे। तो 2 कंडीशन लगाने, 2 स्टेप में यहां पर काम करना है। पहले स्टेप में हमें क्या निकालना है बेटा, वेग स्थिरांक के का मान, और दूसरे स्टेप में हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो
तो ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है बेटा। उसने कहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है, समय दे दिया। अर्धायुकाल का मतलब है 50%, अर्धायुकाल मतलब 50% ही तो अभिक्रिया हुई होगी, तो 50% कितने समय में हो रही है बेटा, 60 मिनट में पूरी हो रही है। तो वो कह रहा है 90%, बताओ कितने समय पूरी होगी। अगर 50% अभिक्रिया 60 मिनट में हो रही है तो 90% कितने में होगी, अर्धायुकाल का मतलब तो यही होता है बेटा। तो अब बात करते हैं इस चीज को लेके। चलिए स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट दिया है अर्धायुकाल, अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अभिक्रिया का अर्ध आयु का। हम कह रहे हैं जो टी हाफ है 60 मिनट है, तो मैं यहां से क्या निकालूंगा बेटा, के। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल और के के बीच तो हम रिलेशन जानते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं जो टी हाफ होता है या के जो होता है वो बराबर होता है 0.693 अपॉन के, सॉरी टी के तो हमने इधर लिख लिया ना आपके, टी हाफ कितना दिया है 60 मिनट, के बराबर 0.693 अपॉन 60। जब कैलकुलेशन करोगे तो जैसे मैंने कैलकुलेशन अभी 40 सेकंड के लिए बताया था, अब क्या आपको 60 सेकंड के लिए करना है, तो मैं रफली थोड़ा सा बता देता हूं। तो 693 यहाँ पर आएगा 6 गुना 10 की पावर 4, भाई 3.30 तो ये 10 है। अब 6 से आराम से डिवाइड कर लोगे आप, इसको 3 से काट दोगे, पहले 3 से काट लेना, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 2 से काट लेना, 10 की पावर ऊपर ले जाना 4। तो जब ये सारा काम कर लोगे आप तो यहाँ आंसर आएगा 0.01155, ये आ जाएगा 0.01155। मात्रक क्या होगा भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो उसका मात्रक सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड में ही तो है ना, आई थिंक मिनट में दे रखा है 60 मिनट, तो मिनट इनवर्स। तो यहां इसका मात्रक हो जाएगा मिनट इनवर्स, यहां इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मिनट। पहले स्टेप में तो हमने के का मान निकाला। स्टेप सेकंड ध्यान से देखो, स्टेप सेकंड में हमें मानना पड़ेगा समय। हमने कहा भाई मान लिया, माना 90% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय T1 है, या T मान लो, जो भी आप मानना चाह रहे हो, चलो T है, T मान लो। पूर्ण होने में लगा समय कितना बेटा, T है। तो अब T की जगह तो मैं T रखूंगा। अब ध्यान से 90% पूर्ण हो गया, यानी कि एक P में कन्वर्ट हो गया 90%। इसको थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं कि A से P बन रहा है। इनिशियली इसकी अगर कंसंट्रेशन स्मॉल a है, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन अगर स्मॉल a है, तो अब ये 0 है, t बराबर 0 पर। जब t बराबर t हुआ तो a का 90% कन्वर्ट हो गया किसमें, p में। a का 90% कन्वर्ट हो गया p में। तो मैं कह सकता हूं अगर a में से x घटा तो x कितना बन रहा है, 90% बन रहा है बेटा। x कितना बन रहा है, 90% बन रहा है। तो ये कितना बचा होगा, बचने वाली कंसंट्रेशन कितनी होगी, 10%। तो अगर a माइनस एक्स की बात करूं तो 10%। तो अगर मैं a कहूं कि भाई मेरा प्रारंभिक a 100 है, तो p फिर 90 बन गया होगा, क्योंकि 90% बन गया ना। तो इसका मतलब x कितना होने वाला है, 90 होने वाला है। अगर a 100% है, 100% a है, और a का 90% p में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब x कितना बन गया होगा, 90 बन गया होगा। तो बचा कितना होगा, 10 बचा होगा। तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, a माइनस एक्स की वैल्यू 10 आ जाएगी। या तो अलग अलग कर लो या फिर x की जगह वैल्यू पुट कर लो, 90 बात है। तो हमने कहा भाई अगर t बराबर t है तो a बराबर होगा 100। मैं कह रहा हूं अगर a मेरे पास 100 है, 100 मान ली वैल्यू a की, तो फिर भाई a माइनस एक्स कितना होगा, a माइनस एक्स क्या है, बची हुई सांद्रता किसकी, a की। कितना बचेगा, अगर ये 90% पूरा हो गया तो यहां पर बचने वाली चीज कितनी बचेगी, 10 बचेगी। a माइनस एक्स 10 होगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर a 100 है तो x 90 है ना, तो 100 में से 90 गया 10, तब भी 10 ही बचने वाला है। आप ऐसे कर सकते हो। प्रथम कोटि की वेग समीकरण से, प्रथम
कोटि की वेग समीकरण से, वेग समीकरण से। और प्रथम कोटि की वेग समीकरण क्या है? k बराबर, क्योंकि मुझे यहां से समय निकालना है तो t का फॉर्मूला लिखते हैं, t बराबर 2.303 अपॉन k log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात बेटा? तो t बराबर हमारे पास क्या होगा? 2.303 k। k की वैल्यू कितनी है बेटा? k की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने? अभी निकाली, आपने देखा होगा, देख लेते हैं। k की वैल्यू आ रही है 0.01155। तो k की वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होगी? 0.01155। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। लोग बेस 10, स्मॉल a हमने 100 मान रखा है, सो यहां a माइनस एक्स कितना बचेगा? 10। तो आप देख सकते हो बेटा, इस जीरो से जीरो खत्म। यहां कितना बचा बेटा? लोग बेस 10, 10 बचा, और लोग बेस 10, 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो लोग बेस 10, 10 की वैल्यू कितनी आने वाली है? 1 आने वाली। तो इस पूरी डिजिट की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 1 रख सकता हूं। तो t मेरा कितना बचेगा? 2.303 अपॉन 0.01155। 1155। बात समझ में आ गई होगी आपको? अब ध्यान समझना, ऊपर हमारे पास 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे हमारे पास 5 डिजिट के बाद पॉइंट है, 2, 2 4 और 1 5 है या नहीं है? तो अब अगर देखो तो ऊपर से पॉइंट हटेगा बेटा, 3 जीरो नीचे आएगी। मैं रफली करके दिखा रहा हूं, इधर को यहां दिखा रहा हूं। जब ऊपर से पॉइंट हटा, जब ऊपर से पॉइंट हटा तो 3 जीरो नीचे बेटा, जब नीचे से पॉइंट हटा तो 5 जीरो ऊपर, 5 जीरो ऊपर। तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, तो ऊपर कितनी जीरो बचेगी? 2 जीरो बचेगी। और क्या बचा? 2303 बचा, नीचे क्या बचा? 1155 बचा, 1155। तो मैं लिख सकता हूं t बराबर 2303 बटे 1155 और गुना 100, गुना 100। अब आप अगर वैल्यू देखो, थोड़ा सा समझो बात को, 1155 1150 मान लो, 1150 दूनी कितना होता है बेटा? 2300 ही होता है ना भाई। 11 दूनी 22 और 50 दूनी 100, कितना होता है? हाँ 2300। तो लगभग हमारे पास ये जो वैल्यू आंसर आने वाली है, मैं ये लिख देता हूं, ये जो आंसर आया हमारे पास, जब ये 2 बार कट गया बेटा, लगभग कितनी बार कट गया? 2 बार। तो 2 की गुना करोगे आप 100 से तो 200। तो ये लगभग आ रहा है बेटा हमारे पास 199.8, लगभग आया कितना? 199.8, जो कि ये लगभग किसके बराबर है? 200 के बराबर। कैलकुलेशन कर लेना बेटा लगभग। तो टी हमारा कितना आ गया? 200 मिनट। टी कितना आ गया? 200 मिनट। तो अगर बेटा 50% अभिक्रिया को पूर्ण होने में 60 मिनट लग रही है, तो 90% पूर्ण होने में लगभग कितनी लगेगी? 200 मिनट लगेगी, 200 मिनट लगेगी। बात समझ में आ गई आपको? तो यही क्वेश्चन कह रहा था कि एक अभिक्रिया की प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट, यानी कि आधी मात्रा पूरी करने का समय तो 60 मिनट, आधी मात्रा 60 मिनट में पूरी हो रही है, 50% तो 60 मिनट में हो रही है। तो 90% कितने में होगी? तो 90% के लिए हमने निकाल लिया 199.8 मिनट। याद रखना बेटा, दो ही स्टेप है। पहले स्टेप में आपको वेग स्थिरांक निकालना है और दूसरे स्टेप में हमें क्या निकालना है? समय। वेग स्थिरांक की वैल्यू पुट करना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं बेटा, क्या कह रहा है? एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 मिनट बाद, पश्चात का मतलब बाद ही होता है, 100 मिनट बाद किसी पदार्थ का सांद्रण अपने प्रारंभिक सांद्रण का 99% विघटित हो जाता है। यानी कि 100 मिनट बाद जो उसकी प्रारंभिक सांद्रता थी उससे 99% विघटित हो गया, डिकम्पोज हो गया, बदल गया 99% ए से पी में। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। भाई के निकालना है, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझ। हमें क्या निकालना है? वेग स्थिरांक का मान निकालना है। तो दिया है t बराबर हमारा 100 मिनट, यही दिया है। और 100 मिनट बाद अगर मैं कहूं प्रारंभिक सांद्रता 100 है, तो उसका 99% विघटित हो गया, तो a माइनस एक्स कितना बचेगा? अगर x 99, ये बनने वाली मात्रा है, विघटित का मतलब बनने वाली मात्रा, x जो p है वो 99 बन गया, तो x बनने वाली मात्रा ही तो है। तो 100 में से 99 गया तो कितना बचेगा? 1 बचेगा।
तो a माइनस एक्स हमारा a हो गया। तब मैं बोल सकता हूं प्रथम कोटि की वेग स्थिरांक से, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक से, वेग समीकरण, वेग समीकरण क्या है प्रथम कोटि की वेग समीकरण? आप बता सकते हो कि k बराबर 2.303 अपॉन टी। कि सर कभी तो आप यहाँ t लिख रहे हो, यहाँ k लिख रहे हो, भाई एक्सचेंज कर सकते हो। अगर मुझे t निकालना है तो t यहाँ लिख दूंगा, अगर मुझे k निकालना है तो k यहाँ लिख दूंगा। भाई t अगर यहाँ लिखूंगा तो k यहाँ लिखूंगा, अगर k यहाँ लिखूंगा तो t यहाँ लिखूंगा। एक्सचेंज कर सकता हूँ ना, ये अगर इधर जाएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा। लोग बेस 10 स्मॉल a अपॉन स्मॉल a माइनस एक्स। क्लियर है? तो मुझे बताइए k निकालना है तो 2.303 अपॉन t कितना बेटा 100 मिनट, लोग बेस 10 a कितना है 100, a 100 ही तो मान रखा है, a माइनस एक्स कितना है 1, यानी कि लोग बेस 10 2 कह सकता हूं मैं इसको। लोग बेस 10 2, लोग बेस 10 100 बचा और लोग बेस 10 100 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आ जाएगी। कैसे? मैंने आपको सिखाया था बेटा कि अगर मुझे वैल्यू नहीं पता तो मैं निकाल सकता हूं। ये 2 है ना, तो ये जब मैं लोग को इधर लेके जाऊंगा तो 100 बराबर होगा 10 2 की पावर, यहां से देखो बेटा 100 बराबर होगा, सॉरी ये जो बेस है बेस की पावर 2। अगर ये वैल्यू बिल्कुल सही आ गई, सॉरी ये तो मुझे पता था, ये तो मुझे पता था भाई, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ x मान लेते, मुझे पता नहीं इसकी वैल्यू क्या है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता भाई, लोग बेस 10 100 की वैल्यू क्या है मुझे ये बात नहीं पता। तो अब मैंने x मान लिया, क्या मान लिया x। तो अब मैं निकाल सकता हूं बेटा कि 100 बराबर होगा, जब ये लोग इधर जाएगा तो लोग का जो बेस है उसकी पावर में x जाएगा, 10 की पावर x। अब मुझे बताइए 10 की पावर x, x क्या रखूं जिससे ये 100 हो जाए? आपको पता है 10 की पावर 2 ही तो 100 होता है, तो मैं रख सकता हूं भाई 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 किसके बराबर होगा 100 के, तो x की जगह क्या वैल्यू आनी है 2। तो लोग बेस 10 100 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, तो इस पूरे वैल्यू की जगह मैं रख सकता हूं 2, और जैसे 2 रखूंगा तो 100 गुना 2, 2 से गुना कर दो तो k बराबर होगा 2 तिया 6 2 0 0, 2 तिया 6 2 3 4, और 10 की पावर 2 ऊपर जाके माइनस के 2 हो जाएगा, और यहाँ मात्रा क्या आने वाला है सेकंड इनवर्स। कर सकते हो बेटा, ऐसा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। ये क्वेश्चन तकरीबन 3 से 4 बार आ चुका है बेटा, 3 से 4 बार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? मैं जो बात कर रहा था आपसे वही बात आ गई कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में तो 20% पूर्ण हो रही है, भाई 75% बताओ कितने समय पूरी होगी? 75% बताना है हमें कितने समय पूरी हो रही। तो इस तरह के केस के लिए पहले स्टेप में आप के का मान निकालोगे, दूसरे स्टेप में आप समय का मान निकालोगे। कैसे? तो के का मान निकालते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मानना पड़ेगा। चलिए देखते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है, तो इसका मतलब हमारा टी तो कितना हो गया 20 मिनट हो गया भाई, सॉरी 10 मिनट, टी कितना हो गया बेटा हमारा 10 मिनट। अच्छा, अब अगर मेरे पास प्रारंभिक सांद्रता 100 है तो a माइनस एक्स 20% ही तो बन रहा है, तो x तो 20 हो गया, तो 100 में से 20 गया, कितना बचेगा 80, तो a माइनस एक्स मेरे पास कितना होगा 80 होगा। तो प्रथम कोटि का वेग स्थिरांक लगाओ, प्रथम कोटि के वेग स्थिरांक से प्रथम कोटि की वेग समीकरण, वेग समीकरण। चलिए भाई प्रथम कोटि की वेग समीकरण, मुझे यहां से k का मान निकालना है, तो k बराबर होगा 2.303 अपॉन टी log बेस 10 स्मॉल a अपॉन a माइनस एक्स। चलिए भाई बताइए k बराबर 2.303, t कितना है हमारे पास, यहाँ पर t है 10 मिनट, log बेस 10 स्मॉल a हमने कितना मान लिया 100 मान लिया, तो a माइनस एक्स हमारे पास कितना बचा 80। अब एक जीरो से ये जीरो खत्म, एक जीरो से ये जीरो खत्म। अब k बराबर हमारे पास क्या मिला 2.303 अपॉन 10 log बेस 10 ऊपर 10 नीचे 8।
अब बेटा अगर मैंने 10 को 8 से डिवाइड कर दिया, समझो बात को थोड़ा सा, और डिवाइड करने के बाद अगर मैं देखूंगा तो 10 ही कम 8 ही कम 8, पॉइंट लगा उतारोगे 0, 2 पे पढ़ा नहीं चलेगा, उतार लोगे 0, 8 दूनी 16, फिर 8 पंजे 40, कितना आएगा 1.25। क्या लोग 1.25 की वैल्यू आपको पता है? बताओ क्या पता है? क्या लोग 1.25 की वैल्यू पता है? क्या 10 का स्क्वायर निकाल सकते हो ये वैल्यू? कि चलो हम निकाल भी ले, तो 1.25 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। 10 की क्या पावर रखूं मैं जिससे 1.25 के बराबर आ जाए? क्या पावर रखूं मैं? क्या वो पावर रखी जाए, 10 की पावर क्या रखी जाए जिससे ये वैल्यू 1.25 के बराबर आ जाए? तो ये वैल्यू निकालना तो थोड़ा क्रिटिकल हो गया नहीं हो गया? अच्छा एग्जाम में वो देगा भी नहीं ये वैल्यू, एग्जाम में नहीं देगा आपको ये वैल्यू। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप कुछ फॉर्मूले आपको लोग के पता हो, अगर आपको निकालना है, लोग के कुछ फॉर्मूले कौन से पता होने चाहिए भाई? लोग बेस 10 m अपॉन n का फॉर्मूला होता है लोग बेस 10 m माइनस लोग बेस 10 n, ये वाला फॉर्मूला पता है मुझे। अब यहां पर ध्यान से समझो बेटा, यहां पर अगर ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूं तो क्या लोग बेस 10 m की वैल्यू मुझे पता है क्या? अगर मैं लोग बेस 10 10/8 पे ये वैल्यू लगाऊं तो लोग बेस 10 10 बचेगा, माइनस लोग बेस 10 8 बचेगा। कि सर मुझे लोग बेस 10 10 की वैल्यू तो पता है लेकिन 8 की वैल्यू नहीं पता। पता है कैसे? कैसे पता है भाई आपको? इस ऐसे पता है कि मैं लोग बेस 10 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। और एक और फॉर्मूला आपको फिर पता हो कि लोग बेस 10 x की पावर m, भाई पावर शुरू में आ जाती है लोग के अंदर, मैं लिख सकता हूं लोग बेस 10 x की पावर m को लिख सकता हूं m लोग बेस 10 x। तो ये जो पावर है ये कहां जाएगी? शुरू में बचेगा क्या? लोग बेस 10 2, और लोग बेस 10 2 की वैल्यू मैंने अभी बताई है 0.3010, ये आप याद रख लेना। इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहां पर थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, यहां ऐसे नहीं कि बस कैलकुलेशन करते जाओ, क्रिटिकल हो जाएगी कैलकुलेशन, फंस जाओगे। इसलिए यहां ध्यान रखना बहुत जरूरी है बेटा, अगर आप चाहते हो कि चीजें आसान हो। तो मैं कह रहा हूं यहां पर आप फॉर्मूला लगाओ बेटा, कौन सा? लोग m अपॉन n का, लोग बेस 10 m माइनस लोग बेस 10 n, ये फॉर्मूला लगाओ। जैसे ये फॉर्मूला लगाते हो तो मैं लिख दूंगा 2.303 अपॉन 10, इसे तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। यहां पर मुझे मिलेगा लोग बेस 10 10 माइनस लोग बेस 10 8, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। और एक और फॉर्मूला फिर आपको अप्लाई करना है कि लोग बेस 10 x की पावर m, लोग बेस 10 x की पावर m होता है m लोग बेस 10 x, यानी कि जो पावर होती है वो लोग में शुरू में आ जाती है। पावर कितनी है बेटा? 3। शुरू का मतलब यहां नहीं आएगी बेटा, लोग के आगे तो आएगी, शुरू में आ जाएगी। तो अब मैं अगर देखूं, चलिए आगे चल लेते हैं। अगर मैं देखूं बेटा तो यहां k बराबर होगा 2.303 अपॉन 10, लोग बेस 10 की वैल्यू 1, यहां लिख सकते हो कि लोग बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और लोग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010 होती है। और जब ये वैल्यू लिख लोगे, ध्यान से देखो बेटा, ये पावर शुरू में आ गई तो बचेगा क्या? लोग बेस 10 2, लोग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3010, आ गया। आगे मल्टीप्लाई में लोग बेस 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये सारी वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, 1 माइनस 3 गुना 0.3010, 3010। चलिए आगे चलते हैं। 2.303 अपॉन 10, ये 4 नंबर का न्यूमेरिकल था बेटा, 4 नंबर कम नहीं होते, बहुत ज्यादा, इसलिए आपको ध्यान से समझना है इसको। 1 माइनस 3 की गुना करो, 3 0 0 3 निगम 3 3 0 0 3 9,
ये आया। और जब 1 में से आप घटाओगे किसको बेटा, 9030 इसको, तो अब 0 में से 0 हो गया, लेकिन 0 में से 3 नहीं जा सकते तो एक दही आ जाएगा, 10 में से 3 गए 7 बचेगा। यहाँ 9 बच गया होगा, 9 में से 0 गए 9, यहाँ 9 बचा होगा, 9 में से 9 गया 0 पॉइंट के नीचे, पॉइंट यहाँ 0 बच गया तो 0। तो फाइनली मेरे पास के क्या आया, 2.303 अपॉन 10 इंटू 0.0970, या मैं 97 ही लिख लूं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं। अब जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिल जाएगा 0.022। कैलकुलेशन कर लेना इसकी, इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0.022। मात्रक होगा मिनट इनवर्स, क्योंकि मिनट में था ना समय, मिनट इनवर्स। के की वैल्यू आ गई हमारे पास। अभी के की वैल्यू है, स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड देखते रहो बेटा। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में मान लोगे, माना क्या 75% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय, होने में लगा समय T1 है, या T मान लो T है, पूर्ण होने में लगा समय T है। तब मैं कह सकता हूं बेटा कि T तो हमारा हो गया T। प्रारंभिक सांद्रता अगर मैं 100 मान लूं, क्योंकि परसेंटेज वाले में हम 100 ही मान लेंगे तो आसान हो जाता है। तो अब बन रही कितनी है, वो 75% पूर्ण हो रही है। तो 75% पूर्ण होने का मतलब आप समझदार हो कि P 75% बन रहा है, और P है क्या, वो X है। तो X अगर 75% बन रहा है तो A माइनस एक्स कितना होगा, बच जगह की मात्रा कितनी बचेगी, A हमारा 100 है, X हमारा 75 है, तो बचेगा कितना, 25। बचे कितना बेटा, 25। तो प्रथम कोटि की वेग समीकरण से, प्रथम कोटि की वेग समीकरण से, वेग समीकरण से लगाइए भाई प्रथम कोटि की वेग समीकरण। क्या होता है वेग समीकरण, के बराबर, वेग समीकरण है और समय निकालना है तो टी लिख लेता हूं मैं यहां पर। तो टी बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 स्मॉल a अपॉन स्मॉल a माइनस एक्स। वैल्यू पुट करो, टी की जगह तो मैं टी रखूंगा 2.303, के की जगह 0.02। के का मान अभी हमने देखा था कि हमारा क्या निकल कर आया था, 0.022 आया था भाई। वैल्यू पुट कर दी हमने, log बेस 10, प्रारंभिक सांद्रता हमने कितनी मान रखी है, 100, a माइनस एक्स कितना है बेटा, 25। आप जानते हो 25 चौक कितना होता है, 100। 25 चौक 100, पॉइंट से पॉइंट हटा दो क्योंकि 3 डिजिट के बाद ऊपर पॉइंट है और 3 के बाद ही नीचे। तो टी बराबर आएगा 2303 अपॉन 22। या एक काम करो, अभी पॉइंट ना हटाओ, अभी पॉइंट ना हटाओ, पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। अभी पॉइंट ना हटाओ, अभी आगे चलते हैं। तो 2.303 0.022 log बेस 10 4। अब 4 को मान तो मैं जानता नहीं, मैं log 2 का जानता हूं, तो 2 को 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2। log बेस 10 4 आएगा ना। अब 4 की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो मुझे तो log बेस 10 2 की वैल्यू पता है, तो 2 की पावर 2 लिख लो। तो चूंकि मैं यहां लिख सकता हूं log बेस 10, 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010 होती है, नहीं होती है। मतलब लोग में पावर कहां जाती है, शुरू में आ जाती है, तो मैं लिख सकता हूं टी बराबर 2.303 0.022 गुना 2, पावर शुरू में आ गई, और log बेस 10 2 बचा, log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। इसकी और जब इसकी गुना करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आता है हमारे पास 0.693 गुना 2 अपॉन 0.022। अब बहुत आसान होता है, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर दो
तो टी बराबर 693/22 गुना 2 से 11 बार कटेगा, 11 का पहाड़ा पढ़ो, 11 छिंग 66, बचेगा हमारे पास 11 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 63 मिनट। तो 20% अगर अभी क्रिया 10 मिनट में पूरी हो रही है तो भाई 75% कितने समय पूरी होगी 63 मिनट में। बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। किस तरीके से हमने करा भाई, 2 ही स्टेप है, कुछ भी टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। 2 स्टेप है। पहले स्टेप में हमें यहां से निकालना है वेग स्थिरांक का मान, वो समय देगा, वो परसेंटेज देगा, यहां से वेग स्थिरांक का मान निकालना है। कैसे निकालना है, तरीका सेम है। टी अगर 10 मिनट है तो प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लो, a माइनस एक्स 80, क्योंकि 20% हो रही है, x 20 बन रहा है तो इसलिए x तो 20 हो गया, a 100 हो गया तो 80 बचा। प्रथम कोटि की वेग समीकरण लगाओ, वैल्यू पुट करो। यहां पर आके आपको खेल ये खेलना है, ये वाला फॉर्मूले वाला। अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो फिर टफ हो जाएगी कैलकुलेशन, क्योंकि वैल्यू वो देगा नहीं आपको और समझ में आएगी नहीं बात कि यहाँ पे वैल्यू क्या रखे, और आप यही छोड़ दोगे, यही छोड़ दोगे, 4 नंबर का न्यूमेरिकल यही खत्म कर दोगे आप। और अगर आपने यहाँ खत्म कर दिया तो 4 नंबर यार बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को अगर सीखोगे। तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एक log की पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 3 शुरू में आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे और हम यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे बेटा, के का मान निकाल लेंगे। जैसे के का मान निकाल लेंगे दूसरा स्टेप शुरू करेंगे, स्टेप सेकंड, हम कहेंगे 75%, तो वही अगर टी है तो ए हमारा 100 हो गया तो ए माइनस एक्स 25, क्योंकि 75% पूरा हो रहा है तो एक्स तो 75 हो गया। प्रथम कोटि की वेग समीकरण से ये सारा वैल्यू आपने रखा, वैल्यू कैलकुलेट करा थोड़ा सा, और हमारा आंसर 63 मिनट में। सही है बेटा, चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4% भाग। ये क्वेश्चन इस चैप्टर से सबसे ज्यादा बार आया हुआ है क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर, सबसे ज्यादा बार। और खासकर आपको इसका रिलेशन भी पता हो, ऐसे 3 रिलेशन है जिनके ऊपर कंपटीशन में भी क्वेश्चन आया हुआ है और आपका बोर्ड के अंदर भी सबसे ज्यादा बार तो यही क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप मिस मत करना, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग, आपको 1/4 पता है ना, उसका 3 गुना है। 1/4 को बोलते हैं बेटा 25%, 25%, उसकी 3 से गुना करो तो कितना आएगा 75%, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है उसने 75% दे रखी है। वो कह रहा है कि एक प्रथम कोटि के सिद्ध करना है कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 75% भाग है ना, उसे पूर्ण होने में जो लगा समय है वो अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। जो अर्ध अभिक्रिया है उसको पूरा होने में जो लगा समय उसका 2 गुना होता है। इस बात को कह रहा है, ये प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे 3/4 कहूं या फिर 75% कहूं, बात एक ही रहेगी, आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही 2 केस मिल गए मुझे, पहले के निकालना है, सॉरी यहां तो मुझे दोनों में समय निकालना है। तो पहले वाला केस, स्टेप फर्स्ट में उसने साफ साफ कहा है कि अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय 2 गुना होता है। तो पहले 75% वालों को ले लेते हैं। तो मान लिया, माना 3/4 भाग, 3/4 ही ले लेते हैं भाई, 3/4 भाग ऐसे लिख लो बेटा, माना अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय, होने में लगा समय क्या मानो बेटा, t 3/4 ही मान लो, t 3/4 है, t 3/4 है। तब मैं कह सकता हूं जो मेरे पास t है वो t 3/4 हो गया। अब अगर मैं प्रारंभिक सांद्रता को स्मॉल a मानता हूं, प्रारंभिक सांद्रता कितना मानता हूं स्मॉल a, तो फिर मेरे पास जो a माइनस एक्स होगा, a माइनस a तो a रहेगा, x कितना है, कितना पूर्ण हो रहा है 3/4,
3/4 किसका? ए का। ए का ही तो 3/4 है, तो यानी कि a माइनस 3a/4। 4 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 4a माइनस 3a/4, तो a/4 बचेगा। भाई जब 75% पूरा हो गया तो 25 ही तो बचेगा, और 25 1/4 ही तो होता है, 1/4 भाग ही तो बच जाएगा, 3/4 तो पूरा हो गया, तो x तो 3/4 हो गया। ए हमारे पास कितना हुआ? ए हमारे पास कितना हुआ? ए रहा, तो ए में से 3/4 घटा दो, ए में से 3/4 घटा दो, ए का तो 3/4 है बेटा, 75% घटा दो, 25 बचेगा, तो ए का 25 कितना होगा? a/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, तो बचेगा a माइनस एक्स, कितना बचेगा? a/4, a माइनस एक्स a/4 बचेगा। तब मैं कह सकता हूं प्रथम कोटि की वेग समीकरण से, वेग समीकरण से क्या है भाई? प्रथम कोटि की वेग समीकरण, मुझे यहां से t निकालना है, तो t बराबर है 2.303 अपॉन के log बेस 10 स्मॉल a अपॉन a माइनस एक्स। सारी वैल्यूज आपके पास है, अगर आप देखो सारी वैल्यूज आपके पास है, तो t बराबर, ध्यान से देखो, सॉरी t की जगह तो मैं कितना रखूंगा बेटा? t की जगह रखा जाएगा t3/4, क्योंकि t का मान t3/4 है। 2.303 अपॉन के log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स की जगह क्या रखा जाएगा? a/4 कहां चला जाएगा बेटा? ऊपर, तो मैं लिख सकता हूं t3/4 बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 4a अपॉन a से a खत्म बेटा, अगर आपको देख आ रहा है तो a से a खत्म, और log 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 2, अभी बताया, तो t3/4 बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 2 की पावर 2। पावर कहां जाती है बेटा? शुरू में, और log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010, 0.3010, तो 2 तो शुरू में आ गया, log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3010। मैं इसको सही करके लिख देता हूं, 0.3010। आगे चलते हैं बेटा, अगर आप देखो t3/4 बराबर 2.303 अपॉन के इंटू 2 इंटू 0.3010, इसकी और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है बेटा हमारे पास 0.693 अपॉन के इंटू 2। इसे समीकरण बेटा 1 कह दो, समीकरण क्या कह दो? 1। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल है t हाफ, वो होता है 0.693 अपॉन के। इसे समीकरण कह दो 2। टी हाफ यही तो होता है भाई अर्धायु काल। अब मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 और 2 को डिवाइड कर दूंगा, तो मैं यहां कर रहा हूं बेटा, समीकरण 1 डिवाइड 2, 1 को 2 से डिवाइड करो, 1 क्या है हमारे पास? टी हाफ, सॉरी t3/4, t3/4 बराबर 0.693 इंटू 2 अपॉन के, यही होगा ना? डिवाइड कर रहा हूं मैं समीकरण 1 से, तो यहां क्या आएगा बेटा हमारा टी हाफ, और यहां डिवाइड में क्या आ जाएगा? 0.693 अपॉन के। अब आप अगर थोड़ी बहुत भी आपको कैलकुलेशन आती है तो आप समझदार हो कि के से के खत्म हो जाएगा, 0.693 से 0.693 खत्म हो जाएगा, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? t3/4 अपॉन टी हाफ बराबर 2 के। तो मैं कह सकता हूं t3/4 बराबर होगा 2 गुना टी हाफ का, तो ये सिद्ध हो गया। तो बोल सकते हो अतः, आप कह सकते हो अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण होने में लगा समय
में लगा समय, अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का, अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का दो गुना होता है। आप देख सकते हो। अब ये क्वेश्चन कैसे आता है? आपको क्वेश्चन देगा कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50% 20 मिनट में पूरी होती है, तो बताओ 75% कितने समय पूरी होगी? अगर 50% 20 मिनट में हो रही है तो 75% बताओ कितने समय पूरी होगी? तो भाई ये 75% है, मैंने आपको कहा था। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसमें नोट में डाल के, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ चुका है। T75% वो होगा 2 गुना T50% का। जो अभिक्रिया है 50% जो अभिक्रिया है वो जितने समय में होगी T75 उसका 2 गुना समय लेगी। अगर 20 मिनट में हो रही है तो 75% भाई 40 मिनट में होगी। शायद आपको ये रिलेशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगला जो लेक्चर होगा वो कंपटीशन वाले न्यूमेरिकल्स का होगा, क्वेश्चंस का होगा, उसमें आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको इससे पिछले वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चंस ये भी है, क्वेश्चन 8, और ये एनसीईआरटी के ऊपर भी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा बार यूपी बोर्ड के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन वही था, तो इसलिए उसको आप अच्छे से सीख लें और अच्छे से ध्यान दें। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अभिक्रिया की आधी मात्रा पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। इस बात को प्रूफ करना है। रिलेशन पता हो भाई आपको कि जो हमारे पास T99.9% है वो 10 गुना होगा T हाफ का, 10 गुना होगा बेटा T हाफ। T हाफ मतलब 50%। ये रिलेशन आपको बहुत काम देंगे बेटा, इसलिए आपको ये रिलेशन पता हो। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, ध्यान से देखना बेटा। वही हमारे पास 99.9% है, तो मान लेंगे, माना स्टेप फर्स्ट माना अभिक्रिया के 99.9% भाग 9% पूर्ण होने में लगा समय, 9% पूर्ण होने में लगा समय T1 है। मान लिया हमारे पास T1, मान लिया बेटा कि जो अभिक्रिया के 99.9% है वो पूर्ण होने में लगा समय कितना है? T1 है। तो T तो मेरा हो गया T1 हो गया। अगर X मेरे पास, अगर A मेरे पास, चूंकि परसेंटेज दे रखी है बेटा, तो परसेंटेज में मैं A को क्या मान लूंगा? 100। तो अगर मेरे पास A 100 है तो A माइनस X कितना होगा? आप थोड़ा सोचे, X कितना बन रहा है, कितना परसेंट पूर्ण हो रहा है बेटा? 99.9%। तो X तो 99.9% हो गया, क्योंकि X ही तो बनने वाली मात्रा है, A माइनस X तो बचने वाली मात्रा है। तो बचा कितना होगा? अगर ये A 100 है और 99.9% पूर्ण हो गया तो भाई 0.1 ही बचा होगा, 0.1 ही बचा होगा। तो भाई A माइनस X कितना बचेगा हमारे पास? 0.1। तब प्रथम कोटि के वेग समीकरण से, प्रथम कोटि की वेग समीकरण से, प्रथम कोटि की वेग समीकरण क्या है उसे देख लेते हैं। वेग समीकरण, मुझे यहां से K निकालना है बेटा, या सॉरी T निकालना है, तो T बराबर होगा 2.303 अपॉन K log बेस 10 A अपॉन A माइनस X। T तो हमने T1 मान लिया, 2.303 अपॉन K log बेस 10। A कितना है बेटा? A 100 है और A माइनस X कितना है? 0.1 है। A माइनस X कितना हमारा? 0.1 है। क्लियर है? अब पॉइंट हटेगा, एक जीरो कहां चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं T1 बराबर 2.303 अपॉन K log बेस 10 1000। 1000 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर 3। और आपको बहुत अच्छे से पता है log में पावर कहां जाती है? शुरू में
मैं यहां लिख देता हूं log बेस 10 x की पावर m होता है m log बेस 10 x। बेटा फॉर्मूले लिखने बहुत जरूरी है कि आप जो ये वैल्यू लिख रहे हो कैसे लिख रहे हो, इसलिए फॉर्मूले पता हो आपको। log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है, तो जब पावर शुरू में आ गई तो log बेस 10 10 बचेगा, log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो मैं इसे लिख सकता हूं t1 बराबर 2.303 अपॉन के इंटू 3 इंटू 1 आएगा ना। तो इसे समीकरण बस एक कह देते हैं हम, समीकरण एक। अब चूंकि हम जानते हैं स्टेप सेकंड क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बेटा, हमें एक फॉर्मूला पता है अर्धायु काल का कि जो टी हाफ होता है वो 0.693 अपॉन के बराबर होता है, 0.693 अपॉन के बराबर होता है। इसे समीकरण क्या कहते दो। फिर से वही बात बेटा, समीकरण एक को समीकरण दो से डिवाइड कर देंगे हम, तो समीकरण एक डिवाइड दो, और जैसे एक को दो को डिवाइड करोगे तो समीकरण एक क्या था हमारे पास जो था t1 बराबर 2.303 अपॉन के गुना 3। अपॉन में क्या आएगा बेटा, डिवाइड करूंगा मैं टी हाफ से, तो अपॉन में क्या आएगा हमारे पास 0.693 अपॉन के, 0.693 अपॉन के से के खत्म, साफ साफ दिख रहा है के से के खत्म। अच्छा, ये हमारे पास क्या मिलेगा t1 अपॉन टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन 0.693 इंटू 3। ये अब जब मैं गुना करूंगा, इसको गुना कर दो इसको, तो t1 अपॉन टी हाफ बराबर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 0 0, 3 तिया 9, 0.693। आपको पता है कि पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि ऊपर भी 3 डिजिट के बाद और नीचे भी 3 डिजिट के बाद, तो मैं इसे लिख सकता हूं बेटा t1 अपॉन टी हाफ बराबर कितना मिलेगा मुझे 5903 अपॉन 693, ऊपर 5903 है और नीचे 693, जो कि लगभग ये 700 के बराबर है। और 700 के टेबल अगर हम पढ़े तो आपको पता है ये 7000 पे पहुंचेगा, तो लगभग 10 ही वैल्यू आ जाएगी। रियल में तो हमारे पास ये आने वाला है, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 9.9 9.9 के इक्वल आप कर लेना। जो मैं बोल सकता हूं लगभग 10, तो लगभग मैं 10 बोल सकता हूं 10, और जब टी हाफ इसकी गुना में आएगा तो ये बात प्रूफ हो जाएगी, जो t1 है वो लगभग होगा 10 गुना टी हाफ का। तो मैं कह सकता हूं अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 99.9% 99% 9 भाग अर्ध अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। जो आपके सामने बेटा आपने देखा होगा, जब मैं 6903 पे टेबल पढ़ूंगा 693 का, तो ये लगभग 9.9 के बराबर आएगा बेटा। जो मैं 9.9 को मैथमेटिकली कह सकता हूँ 10, लगभग 10 के बराबर है। तो टी हाफ में, तो t1 में कह सकता हूँ जब टी हाफ इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो t1 लगभग बराबर होगा 10 गुना टी हाफ का। क्लियर है बात बेटा, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको ये न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। 90% पूर्ण होने में लगे समय का कितना होता है बेटा 2 गुना होता है। इसको भी देख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिलेशन में आते हैं, तो इसलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो स्टेप फर्स्ट, मानना पड़ेगा आपको, माना
99% अभिक्रिया 99% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, के पूर्ण होने में लगा समय, मान लो बेटा वो T1 है, या तो T99 ले लो या फिर T1 ले लो, तो आप कुछ भी मान सकते हो, या T मान लो, उसको T1 मान लेंगे हम, इसे T मान लो, T है, तब मैं T तो कहूंगा T, A कहूंगा 100, बचेगा कितना A माइनस एक्स 10, सॉरी 1, क्योंकि A तो 100 हो गया, X कितना परसेंट बन रहा है 99% बन रहा है, तो 100 में से 99 हो गया, एक बच जाएगा। प्रथम कोटि की वेग समीकरण से अब तो समझ में आ भी गई होगी बात सारी आपको। प्रथम कोटि की वेग समीकरण से, बार बार यही कॉन्सेप्ट चल रहा है समीकरण से, और जब फॉर्मूला लगाओगे वेग समीकरण से तो आप लिख सकते हो बेटा हमारे पास T बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। अब T तो मेरा T है 2.303 अपॉन के log बेस 10, ये 100 अपॉन में 1, और अभी मैंने आपको बताया था log 100 की वैल्यू आएगी भाई 2, तो मैं इस पूरी वैल्यू की जगह 2 रख सकता हूं बेटा, कितना रख सकता हूं 2, तो मैं कह सकता हूं T बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 2, सॉरी 2 लिख दो बस यहां पर, ये रहा गुना 2, समीकरण 1 क्या दो बेटा इसको, समीकरण 1। स्टेप सेकंड जाओ, स्टेप सेकंड पे जाओ, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड क्या कह रहा है इसको देखो बेटा, माना अभिक्रिया के कितना 90% पूर्ण होने में लगा समय T1 है, हमने यहाँ T1 मान लिया भाई, लगा समय कितना है T1 है। जैसे T1 माना तो T तो हो गया हमारा T1, प्रारंभिक सांद्रता अगर 100 है तो A माइनस एक्स कितना होगा भाई, 100 में से 90 घटा तो 10 बचेगा, सिंपल सी बात है, 10 आ गया। तो अब मैं कह सकता हूं प्रथम कोटि की वेग समीकरण से, प्रथम कोटि की वेग समीकरण से, वेग समीकरण से, तो आप देख सकते हो बेटा कि हमारे पास प्रथम कोटि की जो वेग समीकरण है वो T बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। तो T बराबर T हमारा T1 है, T1 बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10, प्रारंभिक सांद्रता 100, ये कितना है A माइनस एक्स हमारा, A माइनस एक्स कितना है 10, तो A माइनस एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा बेटा 10। अब 10 में आप देख सकते हो 0 से 0 खत्म, और चूंकि यहां पर ऊपर 10 बचेगा तो log बेस 10 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, log बेस 10 10 की वैल्यू 1 आप देख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूं T1 बराबर 2.303 अपॉन के, क्योंकि कितने की वैल्यू तो 1 हो गई ना। इसे समीकरण क्या कह दो बेटा 2, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दो, समीकरण 1 डिवाइड 2, समीकरण अगर 1 को देखो आप चेक करो समीकरण 1 को, तो आप देख सकते हो आपको दिख रहा होगा T बराबर 2.303 अपॉन के इंटू 2, और समीकरण 2 अगर देखो तो वो भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा T1 बराबर 2.303। तो चलिए वही कर लेते हैं अब हम इसको। तो हमारे पास था T बराबर कितना था भाई 2.303 अपॉन के इंटू 2, डिवाइड करूंगा बेटा मैं T1 से, और T1 कितना है हमारे पास, T1 है हमारे पास 2.303 अपॉन के, तो साफ साफ आपको दिख गया होगा, साफ साफ दिख गया होगा के से के खत्म, इससे ये खत्म, तो T अपॉन T1 बराबर 2 के, तो T बराबर आएगा 2 गुना T1 के। T1 हमारा 90% है और T हमारा कितना है 99%, तो मैं बोल सकता हूं अतः अभिक्रिया के
99% पूर्ण होने में लगा समय, 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो ये बात भी आपके सामने आ चुकी है बेटा, कर सकते हो, बहुत अच्छे से क्लियर हो कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है 60 मिनट में 75% पूर्ण होती है, इस अभिक्रिया का अर्धायु काल ज्ञात करो। भाई 60 मिनट में 75% पूरी हो रही है, तो मुझे अर्धायु काल निकालना है। अब अर्धायु काल निकालने के लिए अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो अर्धायु काल और वेग स्थिरांक के बीच एक रिलेशन होता है। तो अगर मुझे वेग स्थिरांक पता चल गया तो मैं अर्धायु काल बता सकता हूँ। अब उसने 60 मिनट दी है, परसेंटेज दी है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? वेग स्थिरांक का मान निकाल सकता हूँ। और जैसे वेग स्थिरांक का मान निकाल दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर अर्धायु काल निकल कर आ जाएगा। तो इसे भी आप देख सकते हो बेटा, इसे भी आप देख सकते हो सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं। चलिए देखते हैं आंसर। उसने कहा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो भाई दिया है टी हमारा कितना है? 60 मिनट। अगर मेरे पास स्मॉल ए 100 है तो a माइनस एक्स मेरा कितना होगा बेटा? 25, क्योंकि x तो 75 हो गया, तो 100 में से 75 गया तो 25 बचेगा। प्रथम कोटि की वेग समीकरण लगाओ। प्रथम कोटि की वेग समीकरण से, और जैसे प्रथम कोटि की वेग समीकरण लगाते हो तो k बराबर आएगा 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब मुझे बताओ बेटा k तो निकालना है, तो 2.303 t कितना है? 60 log बेस 10 a कितना है? a हमारा 100, a माइनस एक्स कितना बेटा? 25, तो 25 चौक 100, 4 आ गया। कितना आ गया बेटा? 4। अब आप जानते हो 4 को मैं क्या लिख दूंगा? 4 को मैं लिखूंगा बेटा, 4 को मैं लिखूंगा log बेस 10 2 की पावर 2। पावर शुरू में आ जाते हैं, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख देते हैं। log बेस 10 x की पावर m, m शुरू में आ जाएगा तो m log बेस 10 x पहला। और दूसरा बेटा, दूसरा आपको ये पता हो कि log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010, दोनों चीज। और जब मैं लिखता हूं तो k बराबर 2.303 अपॉन 60, पावर शुरू में आ गई, log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0.3010। मैंने आपको बताया कि इसकी और इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल कर आता है बेटा 0.693, तो इंटू 2 अपॉन हमारे पास क्या बचेगा? सॉरी 60 अपॉन क्या बचेगा हमारा? 60। 60 को 2 से कट कर दो तो k बराबर आएगा 0.693 अपॉन 60। इसे समीकरण 1 क्या, तो k की वैल्यू आप देख सकते हो बेटा। जब मैंने इसको और इसको लिखा तो ये दोनों को लिख सकता हूँ 0.693 अपॉन 60 इंटू 2, 2 से 60 खत्म, तो 30 बचा बेटा, 30 बचा। तो आप देख सकते हो हमारे पास 0.639 बटे 60 गुना 2 से 60 खत्म 30। अब चूंकि हम जानते हैं रिलेशन, हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बेटा? हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास टी हाफ होता है वो 0.693 अपॉन के बराबर होता है, 0.693 अपॉन के बराबर। समीकरण 1 से अगर मैं कहूं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो आप देख सकते हो वैल्यू पुट करो के, तो टी हाफ हमारा होगा 0.693, के की वैल्यू जब आप रखोगे तो 0.693 अपॉन 30, अपॉन 30 कहाँ जाएगा बेटा? ऊपर जाएगा, और 0.693 से 0.693 खत्म, तो टी हाफ हमारा कितना आएगा? 30 मिनट। तो आप लिख सकते हो अतः अर्धायु काल 60 मिनट होगा। यहाँ लिख सकते हो अतः, मैं यहाँ लिख रहा हूं बेटा, अतः अर्ध आयु काल 30 मिनट होगा। 60 कह रहा हूं, आई एम सॉरी, 30 मिनट होगा। कितना होगा बेटा? 30 मिनट होगा।
तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आप कर सकते हो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। सारे न्यूमेरिकल्स एक ही कॉन्सेप्ट पर है, एक ही तरीके पे। तो अगर आपने तरीका सीख लिया, कॉन्सेप्ट को सीख लिया, तो न्यूमेरिकल बहुत बहुत आसान है। और ये ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो बोर्ड में नहीं आते। अगर आप बोर्ड एग्जाम उठा के देखो तो आपको ये न्यूमेरिकल दिखेंगे, कभी 3 नंबर में, कभी 4 नंबर। क्लियर है बात बेटा? आगे चलते हैं। तो इस लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। क्या कहता है बेटा कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 गुना 10 की पावर -3 सेकंड इनवर्स है। तो इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? भाई समय निकालना है। मैं आपको बता रहा हूं बेटा, करना आपको खुद से ही है, मैं बता रहा हूं, सेम ही है। उसने कहा है आंसर में, जो वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। दिया है, उसने दिया है के वेग स्थिरांक 1.15 गुना 10 की पावर -3 सेकंड। उसने कहा कि जो हमारे पास अभिकारक है उसकी 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम होने में, घटकर कितना बच गया अभिकारक? 3 ग्राम। यानी कि प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए तो 5 ग्राम है, ए माइनस एक्स कितना बचा हमारे पास? 3 ग्राम बचा। बस आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया वेग समीकरण लगाओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण से, अभिक्रिया के वेग समीकरण से। अब वो वेग समीकरण आपको पता ही है क्या है, क्या है भाई? के बराबर, के तो हमें समय निकालना है तो टी लिखूंगा मैं यहाँ पर, वो है टी बराबर 2.303 अपॉन के log बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। सारी वैल्यू आपके पास है, तो टी हमें निकालना है 2.303, के का मान कितना दिया है बेटा? 1.15 इंटू 10 टू पावर -3 log बेस 10 स्मॉल a कितना है बेटा? 5 अपॉन 3, 5/3। अब वही मैंने बात बताई आपको, कैलकुलेट करोगे 5 को 3 पे पढ़ा पढ़ोगे तो पॉइंटों में आ जाएगी, और लॉग में हमें वैल्यू नहीं पता होती। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे एक फॉर्मूला लगा दूंगा। कौन सा वाला बेटा? यही वाला, log बेस 10 m अपॉन n, log बेस 10 m माइनस log बेस 10 n वाला फॉर्म। अब आपको यहां पर दो वैल्यू पता होनी चाहिए। log बेस 10 5 की वैल्यू वो होती है 0. आप बोल सकते हो 69, 0.69। और log 3 की वैल्यू आप लिख सकते हो, log 3 की वैल्यू बेटा 0.47। आपको ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, log 5 की पता हो, log 3 की पता हो, है ना? ये वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, 0.69 और log 3 की वैल्यू 0.47। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो t बराबर 2.303 1.15 इंटू 10 टू पावर -3। अच्छा, यहां पर मैं लिख सकता हूं log बेस 10 5 माइनस log बेस 10 3। अब आपको बताइए बेटा t बराबर जल्दी से बताओ 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू पावर -3। यहां पर मुझे मिलेगा बेटा 0.69 माइनस 0.47। 0.69 और 47 में से आप घटा लेना वैल्यू और कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।